पेस्टिसाइड कंपनी में रहे, बड़े भाई भी डेवलपमेंट ऑफिसर रहे थे। वहाँ से फिर नौकरी छोड़ करके हम पिताजी के साथ में आ गए थे। और मुझे लगता है पूरे गांव में सबसे पहले भिंडी लगाने की स्टार्टिंग हमने ही की थी, और करेले की भी। भिंडी में पौधे की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है, पौधे के साथ में फ्रूट की क्वालिटी और उसकी भंडारण की क्षमता फ्रूट की, उस हिसाब से उस वैरायटी का चयन करते हैं हम लोग। 4-5 साल पहले से हमने एक और नया काम हमारा स्टार्ट किया है, जिसमें हम किसानों को सीड बांटते हैं। जो किसानों का प्रोडक्शन होता है उस सीड से, वो प्रोडक्शन हम ही खरीद के उसको हम मंडियों तक पहुंचाते हैं। हमने एक कन्वेयर बेल्ट बनवाया, जिसमें गाड़ियों के थ्रू डायरेक्टली माल कन्वेयर बेल्ट में डालते हैं, और उसमें जो साइड में लेबर खड़ी होगी उसको बिनाई करके डायरेक्टली बॉक्स में गिराते थे भिंडी को। हमारा भी दोनों भाइयों का ये विचार रहता है, हम आगे चल के करने भी वाले हैं। तो जैविक खेती की ओर हम लोग बढ़ने वाले, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने वाले हैं। हमारे भारत की संस्कृति की नींव पारिवारिक एकता पर टिकी है, और इसी एकता की मिसाल है बड़वानी से आए सुनील और हरीश सोलंकी, जिन्होंने साथ मिलकर विरासत में मिली खेती को तकनीक से जोड़ा, और आज दोनों भाई एक सफल कृषि उद्यमी बने हैं। मेरा नाम सुनील सोलंकी है, मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ, बड़वानी जिले से, मध्य प्रदेश से। मैं हरीश सोलंकी, ग्राम फतेहपुर, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से। फिलहाल हम करीब 23 एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें वेजिटेबल भी है और मक्का, चना और अदरक वगैरह की खेती अभी फिलहाल में हम कर रहे हैं। सब्जियों में अभी हम करेले की कर रहे हैं, बैगन की कर रहे हैं, लौकी भी लगा हुआ है हमारे पास में इस समय, अदरक की भी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है भिंडी भी हम लगाते हैं। 16 एकड़ जमीन हमारी खुद की है, और बाकी 8 एकड़ हमारी लीज की जमीन है। लीज की जमीन पे अभी फिलहाल में मक्का और चना है। सोलंकी परिवार के पूर्वज राजस्थान से आकर मध्य प्रदेश में बसे, और उन्होंने मां नर्मदा के तट पर खेती की शुरुआत की। अकाल के समय राजस्थान में सारी भूखमरी से फैल गई थी। हमारे पूर्वज और उनके और भी कई साथी, हमारी माताएं राजस्थान से इस मध्य प्रदेश के अंदर निमाड़, मालवा, सीताबन के तीनों अंचलों में आए थे। हमारे पूर्वज भी बड़वानी जिले में के फतेहपुर में, जो मां नर्मदा के जल से फलीभूत है, तो यहाँ पर हमारे पूर्वज आए थे, और उन्होंने यहाँ की इस सारी बंजर जमीनों को तैयार करके, इनको उपजाऊ बना करके उन्होंने यहाँ से अपना खेती बाड़ी का काम शुरू किया था। दादाजी के समय खेती का दौर बड़ा मुश्किल था। पारंपरिक खेती और कम संसाधन होने के कारण उनके उत्पाद की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने खेती में नवाचार करना कभी नहीं छोड़ा। ज्वार बाजरे की खेती हुआ करती थी जब दादाजी ने खेती बाड़ी शुरू की थी। ज्वार बाजरे में भी ज्यादा से ज्यादा 10 थैली या 20 थैली भर के ही ज्वार बाजरा होता था, जिसमें केवल और केवल अपने परिवार का पालन पोषण होता था। उसके साथ में ज्वार बाजरे से निकल करके जब थोड़ा सा अपडेट हुए, तो दादाजी ने उस समय भी गन्ने की खेती की थी और जाम की खेती की थी, जिसमें जाम लगाने के बाद में अच्छा मुनाफा कमाया था उन्होंने। दादाजी के बाद में सारा काम पिताजी ने संभाला था, और अंकल जी भी साथ में थे, तो दोनों भाइयों ने मिलकर खेती से ही स्टार्टिंग की थी उन लोगों ने भी। और उन लोगों ने भी जैसे चना, मक्का, गेहूं, कॉटन, ये सब फसलें वो लगाते थे। और कुछ समय उनकी खेती करने के बाद फिर हम खेती में इंटरेस्ट लेना चालू किया हमने, तो हम थोड़ा सा फिर उसके बाद में उनके टाइम में हमने थोड़ा सा सब्जी का स्टार्टअप कर दिया था हमारे खेतों से। जैसे कि हम बताते बाल्यकाल में, जब 1992-93 की बातें हैं, जब एक सुबह सुबह का नज़ारा होता था जब खेतों में जाने का, तो जैसे गेहूं की फसलें होती थी, कपास की फसलें होती थी। कपास की फसलों में भी जैसे खरपतवार का नाश करने के लिए जैसे बेलों के माध्यम से जो खेत जोता जाता था, तो उस वक्कर के ऊपर बैठ करके पिताजी के साथ में इस मेड़ से उस मेड़ तक बैठ के ट्रेवल करना, और उसी के साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्ट हमारे अंदर भी जागता था कि हम बड़े होकर किसान बनेंगे। समय के साथ साथ नियति ने दोनों भाइयों की परीक्षा ली। परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण दोनों भाइयों को मुश्किल परिस्थितियों में नौकरी करना पड़ी। उस समय क्या था कि जब दादाजी भी थे, हमारे यहाँ जाम का जब डाउनफॉल आया था,
तो जाम के बगीचे निकालने के बाद में जब फसलें लगाई गई थी तो हमारे यहाँ लगभग 7 से 8 साल तक कंटिन्यू फसलें सूखने जैसी हो गई थी कि फसलें लगती हैं तो सूख जाती है। घर में कर्ज का माहौल हो गया था, थोड़ा सारी व्यवस्थाओं का अभाव हो गया था और यही संघर्ष पिताजी के और काका साहब के जीवन में चलता रहा। पढ़ाई लिखाई बंद होने के बाद में जब परिवार की जब विषम कुछ परिस्थितियां थी, उस समय दुकानों पर काम करने लग गए। दुकानों पर काम करते करते दवाई पेस्टिसाइड का अनुभव लिया, पेस्टिसाइड कंपनी में रहे, बड़े भाई भी डेवलपमेंट ऑफिसर रहे थे, मैं फील्ड असिस्टेंट रहा था। वहाँ से फिर नौकरी छोड़ करके हमने पेस्टिसाइड की शॉप चालू की और उसके बाद में हम भी खेती में पिताजी के साथ में आ गए थे और तब तक मिर्च वगैरह की खेती, कपास की हम करते थे। लेकिन इन परिस्थितियों में भी दोनों भाइयों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और परिणाम स्वरूप यही नौकरी सप्लाई चेन के एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल का पहला कदम साबित हुई। जो मार्केटिंग लाइन में मैं जब था, तब मैंने बाहर के एरिया में जब फील्ड के लिए मैं जाता था तो वहाँ पर मैं वेजिटेबल की खेती देखता था। तारबास में जो करेले की खेती कर रहे हैं, कुछ टमाटर की खेती कर रहे हैं, कोई भिंडी की खेती कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग सबसे पहले मतलब पापा के बाद जब संभाला तो सबसे पहले हमने भिंडी की स्टार्टिंग की थी, कि भिंडी लगाने की स्टार्टिंग की थी हमने। और मुझे लगता है पूरे गाँव में सबसे पहले भिंडी लगाने की स्टार्टिंग हमने ही की थी और करेले की भी। तो सबसे पहले तो भिंडी को हमने मतलब अच्छी तरीके से प्रोडक्शन लिया और उसको अच्छे मार्केट में, दिल्ली तक मार्केट में हमने उसको बेचा। सेकेंड पड़ाव में हमने फिर करेले को स्टार्ट किया। करेले के साथ में तारमास की खेती हमने स्टार्ट की, उसमें हमें और ज्यादा मुनाफा दिखा। और इसके साथ में कुछ कठिनाइयां भी आ रही थी कि माल बेचने को लेकर या मतलब अपना जो प्रोडक्शन जो हम खेती से ले रहे थे उसको मार्केट में बेचने में हमको कुछ परेशानियां आ रही थी। तो उस संबंध में हमने धीरे से क्या है कि हमारा खुद का एक सप्लाई चालू किया कि यार हमें भी मतलब अपनी खेती का माल जो निकल रहा है उसको हम अपने स्तर से अपनी मंडियों तक पहुंचा के अपने माल को हम बेचें। तो उस समय 2014-15 की बात है जब हम मतलब वेजिटेबल के काम में लग गए थे, जब स्टार्टिंग कर दी थी हमने वेजिटेबल लगाने की और बेचने की। उसके बाद में जब हमने वेजिटेबल का बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में भी हमने जैसे पहले गाड़ियां हम भरते थे, हम बहुत छोटे पैमाने से स्टार्ट किया था। तो उस समय गाड़ियां भरने का काम भी हम खुद नहीं किया है, पन्नियां उठाकर किसानों के खेतों से। और इस स्तर से आज तक मतलब हम वेजिटेबल में ग्रोथ करते आ रहे हैं और आज हमारा एक अच्छा सेंटर बन चुका है, जो कि हम आज दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, नेपाल के अलावा जैसे बांग्लादेश में मिर्ची की लोडिंग और ये सारी चीजें हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि हम धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़ते गए और उसके बाद में हमने अभी कुछ समय पहले से 4-5 साल पहले से हमने एक और नया काम हमारा स्टार्ट किया है, जिसमें हम किसानों को सीड प्रोवाइड करवाते हैं, भिंडी का सीड प्रोवाइड करवाते हैं। किसानों को सीड बांटते हैं, जो किसानों का प्रोडक्शन होता है उस सीड से, वो प्रोडक्शन हम ही खरीद के उसको हम मंडियों तक पहुंचाते हैं। अपने फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने और सप्लाई चेन की प्रोसेस को आसान करने के लिए दोनों भाइयों ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। 2005 की बात है, हमने 3 एकड़ में ड्रिप सिस्टम किया था। ड्रिप के बाद में मशीनें आती गई, दवाई छिड़कने के स्प्रे पंप आते गए। उन टेक्नोलॉजी से निकल करके आज जैसे कहें कि दादा के धंधे में भी जो आप देखेंगे कि जो बिजनेस में भी कुछ मशीनरी हमने यूज़ की है, वो नई टेक्नोलॉजी, दिमाग भी एक किसान का होता है और सारी चीज़ें उसमें हमारा ही दिमाग है, बनाने से लगा के सब कुछ हमारे माध्यम से ही हुआ है, जिसमें काफ़ी मजदूरों की बचत भी होती है। हमारा क्या मेजर काम भिंडी का है और भिंडी को ग्रेडिंग करना मतलब बहुत बड़ी समस्या है। जैसे भिंडी को पहले हम क्या करते थे कि लेबरों के थ्रू उसकी छटाई करवाते थे। तो जैसे पाउच गाड़ी से नीचे उतारनी पड़ती थी, नीचे उतारने के बाद में उसको पल्ली पे डालना पड़ता था। पल्ली पे जब वो छटाई करते थे तो उनको ग्लव्स पहनाना पड़ता था। ग्लव्स पहनाने के बाद भी उनकी उंगलियों से जो है ब्लड वगैरह बाहर निकल जाता था, इतना रेशो भिंडी के ऊपर होता था। तो हमने उस समय क्या है कि जैसे अभी भिंडी की आवक जो है हमारे पास में बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे 70 टन, 50 टन, 60 टन के आसपास आवक होती है हमारी। तो इतनी भिंडी को ग्रेडिंग करके पैकिंग करने में हमको जो लेबर कास्ट लग रही थी वो करीब लग रही थी 60-70 हजार रुपये, 80 हजार रुपये पर डे की। तो हमने सोचा कि इतना ज्यादा अगर लेबर कास्ट इसमें लग रहा है तो इसकी कहीं से न कहीं से हमें बचत करनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने एक नए सिस्टम पर गए, हम कन्वेयर बेल्ट पर। हमने एक कन्वेयर बेल्ट बनवाया जिसमें गाड़ियों के थ्रू डायरेक्टली माल कन्वेयर बेल्ट पे डालते हैं और उसमें जो साइड में लेबर खड़ी होगी इसको बिनाई करके डायरेक्टली बॉक्स में गिराते थे भिंडी को। तो एक तो उसमें समय की बचत हो गई है, लेबर कम लग रही है हमें
और काम फास्ट हो रहा है। पहले क्या है, जैसे शाम को 7-8 बजे 6-7 बजे माल आना स्टार्ट होता है, तो पहले हमें सुबह की 4 बज जाती थी। 7 से 8 घंटे होते थे उसमें माल को पैक करके लोडिंग करने में गाड़ियों तक में। और अभी हम उसी चीज को 4 से 5 घंटे में क्लियर कर रहे हैं, और कम लेबर के साथ में और कम खर्चे के साथ में। एक अच्छी फसल उगाने के लिए सही बीज का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी चुनाव के लिए दोनों भाइयों ने वर्षों तक गहन अध्ययन किया। अच्छी बीज के चुनाव से लेकर तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पाद उगाना, हर पड़ाव को बड़ी बारीकी से समझा। हमारा क्या शुरू से ऐसा रहा है सीड के मामले में कि हम जिस कंपनी का खुद का R&D होता है, हम पहले तो उसी चीज को लेना पसंद करते हैं। दूसरी चीज, भिंडी में पौधे की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। पौधे के साथ में फ्रूट की क्वालिटी और उसकी भंडारण की क्षमता फ्रूट की, मतलब फ्रूट को अगर अपन तुड़ाई कर रहे हैं भिंडी को, तो उसको 4 रोज तक अगर अपन किसी मंडी में भेज रहे हैं, 48 घंटे की मंडी भी, तो वहां तक सुरक्षित पहुंचना चाहिए। उस हिसाब से उस वैरायटी का चयन करते हैं हम लोग। एक तो मेरा मानना है कि भिंडी की हाइट, कम हाइट से भिंडी स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज, भिंडी का सीड लगभग पर एकड़ 7 किलो, 6 से 7 किलो के आसपास पर एकड़ में भिंडी का सीड जाना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि मल्च पे ही भिंडी की खेती करना चाहिए, जिससे उसका प्रोडक्शन अच्छा है, और ड्रिप इरिगेशन से। और चौथी ये है इसमें कि भिंडी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल स्लिम क्वालिटी होनी चाहिए और छोटी क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे मार्केट में बेचने में उनको ज्यादा पैसा मिले किसानों को। सबसे पहले तो शेड बनाते हैं, मतलब जो ट्रैक्टर से एक बेड बनाते हैं। हम ज्यादातर भिंडी बेड के ऊपर लगवाते हैं, जिससे प्रोडक्शन अच्छा है। तो बेड बनाने के बाद में उस पर ड्रिप डलवाते हैं। ड्रिप डलवाने के बाद में उसमें मल्च डलवाते हैं हम। मल्च डलवाने के बाद में उसमें बीज लगाए, बुआई करवाते हैं बीज की। बीज बुआई करवाने के बाद में उसमें पानी देते हैं। पानी देने के बाद जब पौधे का जर्मिनेशन होता है, तो सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम आती है कि फंगस की। तो पहले तो फंगस के लिए ट्रीट करते हैं कि भाई इसमें इरिगेशन के थ्रू जो है, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फंगस के लिए कुछ फंगीसाइड चलाए जाए, जिससे कि कॉलर रॉट वगैरह, डंपिंग वगैरह भिंडी में ना आए। देखो ज्यादातर तो मेरा जो रुख होता है वो ऑर्गेनिक की तरफ होता है। मैं जैसे मेरी खेती में जितनी खेती है, मैं सारी में मतलब ट्राइको, शूडो, बैक्टीरियल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वही यूज करता हूँ जमीन के थ्रू। स्प्रे में तो दवाइयां जाती है, लेकिन जो सिस्टम से जा रहा है, जो जड़ों के थ्रू जा रहा है, उसमें टोटल हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे भिंडी की ग्रोथ बढ़ती जाती है, अगर अपने ऐसा लगता है कि भिंडी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी कुछ चीजों, दवाइयों का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद में जब कलियां दिखने लगती है, तो उस समय हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट का यूज करते हैं जिससे कि कलियां सीडिंग ना हो। बोरान है या जो भी है न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट है, उस स्थिति में हम उसका उपयोग करते हैं। और चूंकि ठंड का मौसम है, तो ठंड में क्या पाउडरी वगैरह बहुत ज्यादा आती है, तो पाउडरी वगैरह के प्रोडक्ट भी हम कंटिन्यू यूज करवाते हैं भिंडी में। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कली हमें दिखने लगती है, कि कली के बाद में 21 दिन में भिंडी की प्रोसेस होती है कि 20-21 दिन में हमें भिंडी वो मतलब कंप्लीट मिलती है, तब उसकी हार्वेस्टिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे हम बकेट के द्वारा तुड़ाई करवाते हैं, जैसे लेबर तुड़ाई करता है तो हम उसको बकेट देते हैं, ताकि मतलब ऐसे किसी थैली में अगर रखवाते हैं तो उसमें रगड़ लगने के वो चांस रहते हैं, जिससे वो काली पड़ती है। तो जैसे ही तुड़ाई होती है तो उसको बकेट में डलवा के डायरेक्टली पाउच के अंदर डलवा देते हैं, छटाई करवा के हम। और पाउच के बाद में जब हमारे सेंटर पे आता है तो हम उसको रिपैकिंग कर देते हैं, बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि कुछ वेजिटेबल का चयन और बल्क में लगाना। मतलब अपने पास में आज मान लीजिए 20 एकड़ जमीन है, हम 20 ही एकड़ में अगर एक ही क्रॉप की तरफ जाते हैं, तो एक हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि हम बाजार को नहीं देख सकते कि आगे हमारे साथ में बाजार की स्थिति क्या बननी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर 20 एकड़ का रकबा अपने पास में है, तो उसमें कुछ क्रॉप ऐसी कीजिए, 4-5 तरह की क्रॉप कीजिए, ताकि किसी फसल में अगर अपने को पैसा नहीं भी मिलता है तो अपन दूसरी फसल में उसको कवर कर सकते हैं। बार बार कंटिन्यू तो हम नहीं लगवाना थे, मतलब हम लगवाते भी नहीं और हम लगाते भी नहीं है खुद भी। मतलब हम अगर एक क्रॉप को, अगर जैसे अभी मान लीजिए इसमें भिंडी लगाई है हम लोगों ने, तो इसके बाद में इसमें लगभग 2 फसल के बाद ही हम इस फसल को वापस रिपीट करेंगे। अब भिंडी, कॉटन वगैरह सब एक ही फैमिली की वैसे है। अब जैसे मान लीजिए अपने धान वाली फसल लगाई, तो उसको सल्फर की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो वो सल्फर को ज्यादा अपटेक करेगी, मतलब जो भी फसल अपन धान वाली लगाएंगे। अब कंटिन्यू अगर अपन धान वाली फसल लगाते जाएंगे तो उसमें तो सल्फर की कमी होनी है। तो क्रॉप रोटेशन में ये होता है कि अगर मान लीजिए कि जिस फसल को जो चीज मिल रही है वो कंटिन्यू उसी को मिलती जा रही है, और क्रॉप रोटेशन, क्रॉप पलटने में वो चीज बरकरार अपनी जमीन में वापस लेवल बना लेती है उस चीज का।
धान की फसल में मान लीजिए सल्फर की मात्रा अगर जमीन से धान वाली फसल ने ज्यादा ली है, तो अपन उसमें सब्जी की फसल लगाएंगे, तो सब्जी की फसल में क्या है कि और भी तो चीजें, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें वो अपटेक करेगा। आने वाले समय में हमारी प्लानिंग है कि ऑटोमेशन हम भी लगाएं, जिससे सीएमटी के माध्यम से सारी खेत की जो ड्रिप लाइन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो और ऑटोमेटिक ही वो सारी चीज़ें चले। ऑटोमेशन का जैसे हम लोग पहले, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम भी कहीं काम सीख रहे थे, किसी बिजनेस शॉप पर जाके काम सीख रहे थे, जब एक ड्रिप कंपनी का एक ऑटोमेशन लगा था, उस समय वहाँ से मुझे उस ऑटोमेशन लगाने के लिए मुझे भी उन इंजीनियर्स के साथ में भेजा गया था। तो वहाँ पर मैंने उससे विस्तार से ये देखा, लगाते लगाते ही देखा कि कैसे हम एक ही समय पे उसमें सारे प्रोग्रामिंग डाल दें, तो कौन से प्लॉट पे कितना पानी छोड़ना है, कितना फर्टिलाइजर छोड़ना है, कितना पेस्टिसाइड जड़ी के माध्यम से देना है, तो वो उसमें हमने देख रखा था। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सुपर डुपर रही। इसलिए हमारी भी ये सोच है कि हम भी हमारे खेतों में मतलब सीएमटी के माध्यम से खेती करें। ये फसल के बाद में हम थोड़ा सा इस बार केले पे जाना चाहेंगे, पपीता पे जाना चाहेंगे। उसके बाद में हमने एक थोड़ा सा आपको बता दें आपको नॉलेज के लिए कि हमने एक और काम स्टार्ट किया है, हमारा एक ऑयल यूनिट का काम स्टार्ट किया है। तो ऑयल यूनिट में हमें जैसे मूंगफली का ऑयल, सरसों का ऑयल, कोकोनट का ऑयल हम बनाते हैं। ये कोल्ड प्रेस विधि से बना हुआ है। ये पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा जो एक लकड़े का घाना होता था, लकड़े के घाने से निकला हुआ ऑयल खाते थे, वो कोल्ड प्रेस विधि से ही बना हुआ ऑयल होता था। उसमें क्या आजकल क्या कर दिया कि मोटर के थ्रू उसको डाइवर्ट कर दिया है और चलता वो वैसे लकड़े के घाने के जैसे ही है। तो उसके थ्रू हम कोल्ड प्रेस ऑयल निकाल के नो प्रिजर्वेटिव, नो कोलेस्ट्रॉल और किसी प्रकार का इसमें फैट भी नहीं होता है। और इसके साथ साथ हमने मतलब आगे के लिए थोड़ा सा ये भी सोच रखा है कि जैसे हमें मूंगफली की आवश्यकता होती है, तो कुछ वेराइटियों का हमने चयन किया है मूंगफली के लिए। तो आगे की जो हमारी फसल लगने वाली है बारिश में, तो उसमें हम मूंगफली भी कुछ एरिया में मूंगफली का काम भी स्टार्ट करेंगे। खेती का हमारा लगभग 22 एकड़ जैसे हम जमीन अभी मतलब इतने खेती कर रहे हैं 22 एकड़ एरिया में। 22 एकड़ में हमारा पिछले साल का जो मतलब उपज जो आया था उसके जो पैसा बना है वो लगभग करीब 43 लाख रुपए के आसपास हमारा पैसा बना है। बहुत परेशानी वाले काल से निकले हुए लोग हैं। मतलब दादाजी भी बहुत संघर्ष किए हैं, पापा भी बहुत संघर्ष किए हैं। और हमने इतने साल की खेती करने के बाद में हमने भी कुछ मतलब कुछ चीज़ें बढ़ाई है जैसे खेती में। जैसे हमारी पूर्वजों की ज़मीन हमारे हाथ में जैसे 9 एकड़ के आसपास हमारे पास में ज़मीनें थी। हमने इतने समय सब्जी की खेती करने के बाद में हमने 7 एकड़ उसमें ज़मीन और प्लस किए पिछले साल, और तीसरे साल ही हमने खरीदी है 5-7 एकड़ ज़मीन। तो अभी जाके हमारे पास में टोटल हमारी घर की जो ज़मीन है वो 16 एकड़ ज़मीन हमने की है। तो अच्छा लगता है कि मतलब हम हमारे मतलब पापा के मार्गदर्शन में इतना अच्छा वेजिटेबल की खेती करके हमने मुनाफा कमा के हमने इतना हमारा कारोबार बढ़ाया है। तो आज के हम युवा पीढ़ी को बताते हैं तो हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है कि हम दोनों भाई कोल्पा घेर सकते हैं और उसी में खेतों में खाद देना, दवाई का ड्रिंच करना, ये हम दोनों भाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब हमारे खेतों में जो माध्यम है मां नर्मदा का पानी आता है, तो कभी कभी लाइन जब फूट जाती थी मजदूरों की, तो हमारी हैसियत नहीं थी कि कोई हम मजदूर लेकर के साथ में जाए। तो हमारे काका साहब भी होते थे, हमारे एक और मित्र हैं वो भी रहते थे। हमें स्वयं जा करके खोद करके उससे कंप्लीट करके सारा काम हमें ही करना पड़ता था। तो जब हम ये किसी को बताते हैं कि हम लोग कोल्पा भी घेर चुके हैं, खाद भी हमने हमारे हाथों से डाला है, बोरियां उठाई है, तो वो आज के सारे युवाओं को एक बड़ा आश्चर्यचकित लगता है कि शायद ही इन्होंने ऐसा कुछ करा हो। आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ ही आज दोनों भाई हमारे भारत की प्राचीन कृषि पद्धति को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनील और हरीश सोलंकी की ये कहानी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जो भी नया युवा जो खेती में आ रहे हैं, तो पहले तो इस खेती के बारे में पूरी तरह से मतलब नॉलेज ले कि हम आगे कौन सी खेती, जैसे वेजिटेबल की करना चाहते हैं तो वेजिटेबल की जो खेती ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन ले और उनके मार्गदर्शन के थ्रू ही उस खेती को करने के लिए चालू करें। किसान की ओर ये आशा भरी दृष्टि से पूरा देश नहीं, अभी तो पूरा विश्व देखता है कि हमें किसान की मेहनत से अच्छा अनाज, अच्छी सब्जियां और अच्छी व्यवस्थाएं प्राप्त हो। परंतु जो शुद्धता पहले थी
वो कहीं ना कहीं अब नहीं है। तो हमारा भी दोनों भाइयों का ये विचार रहता है, हम आगे चल के करने भी वाले हैं। तो जैविक खेती की ओर हम लोग बढ़ने वाले, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते थे कि कीट नियंत्रक डाला जाता था, अब हम डायरेक्ट कीटनाशक डालते हैं। हम पौधे को जो छोटा होता, जब अंकुरित होता, तब से लगा करके उसे आखिरी तक हम उसे पूरा रसायन से नहला देते हैं। फिर उससे जो फसलें आती है, उस फसलों को खा करके जो भी चीज़ें हैं उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए जो भी युवा आए, आगे रासायनिक खेती के साथ साथ अपने खेतों में भी परिवार के लिए जो अपने से माल खरीदते हैं, उनके लिए जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा संदेश भी है कि वापस अपने स्व की ओर हम लौटें। इसी पर हम लोग लगे भी हैं और करना भी चाहते हैं।